वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड। कई सेक्शन से हम लोग देख रहे थे कि हम लोग परिसंचरण तंत्र ही पढ़ रहे हैं और ब्लड सेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा फिर श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चल रहे हैं किस में? तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड को 5 भाग में हम लोग बांटेंगे। एक रक्त का संगठन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं रक्त की प्लाज्मा की के बारे में, रक्त कोशिका के बारे में, रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग और रक्त के कार्य। आज हम लोग लगभग 50% को कवर करेंगे, कल 50% को कवर करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो किसी भी आने वाले आगामी एग्जाम के लिए, खास करके 14 CPSC, BPSC हो, बिहार दरोगा हो, झारखंड दरोगा हो, BEO हो, ठीक है, और इंटर लेवल के जो अभी झारखंड में और बिहार में एग्ज़ाम होने, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ यूपी PCS, MP PCS और अन्य राज्यों के जो भी PCS है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो इसको एक अच्छे तरीके से अगर कर लेने से लाइफ में कभी भी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और इस तरह के मटेरियल भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए पढ़िए, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक है जो जीवन का आधार माना गया है। रक्त हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों की सहायता से पूरे शरीर में संचरित होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा लगभग शरीर के वजन की 6 से 7% होती है। रक्त का pH मान 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त एक अपारदर्शी क्या होता है? क्षारीय तरल होता है। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन अंगों तक पहुंचती है। इसके अलावा धमनियों में बहने वाली रक्त लाल होती है और सिराओं में बहने वाला रक्त बैंगनी होता है। अब एक एक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं फिर से। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। जीवन का आधार है रक्त, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो शरीर में, जो पूरे शरीर में रक्त का संचरण होता है वो किसके द्वारा? रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में ये रक्त संचरित होता है। इसी के आगे चलेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 6 से 7%। पूरे एक वयस्क व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? पूरे वजन का, उनके कुल वजन का 6 से 7% होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 के बीच, ठीक है। और रक्त एक ऐसा पदार्थ है तो तरल क्षारीय तरल है, ठीक है। रक्त का मुख्य काम क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है। अब रक्त को हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक लाल होता है, एक बैंगनी होता है। तो देखिए लाल, इसका रंग, एक का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल का, एक मिनट जी, हाँ, जो लाल रक्त बहती है वो सिराओं से बहती है। किसके माध्यम से बहती है? सिराओं के माध्यम से बहती है। जब सॉरी एक मिनट, हाँ, लाल रक्त धमनियों से बहने वाला जो रक्त होता है लाल होता है। धमनियों से बहने वाला रक्त कैसा होता है? लाल होता है। और सिराओं में बहने वाला रक्त कैसा होता है? बैंगनी। धमनियों में बहने वाला रक्त लाल और सिराओं में बहने वाला रक्त कैसा होता है? बैंगनी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रक्त के संगठन यानी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। तो देखिए, जब रक्त को सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो उसमें छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं दिखाई देती है जिसे रक्त कोशिकाएं कहते हैं। रक्त कोशिका रक्त का 45% भाग बनाती है। साथ में रक्त में 55% तक प्लाज्मा स्थित होता है। बोल रहा है कि रक्त में अगर हम लोग माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी गोलाकार संरचना दिखाई देती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त कोशिका कहते हैं या ब्लड सेल कहते हैं। तो पूरे रक्त, जितना भी रक्त का जो भी शरीर में रक्त पाया जाता है उसका 45% क्या करता है? रक्त कोशिका पाया जाता है और 55% को 55% प्लाज्मा होता है। कितना होता है? 55% क्या होता है? प्लाज्मा, यानी 55% प्लाज्मा होता है। अब देखिए हम लोग इसको 2 भाग में बांट दिए। पूरे रक्त को 2 भाग में बांटते हैं। पहला क्या होता है? रक्त कोशिका या ब्लड सेल। दूसरा होता है प्लाज्मा। पूरे रक्त में 45% क्या होता है? रक्त कोशिका और 55% क्या होता है? प्लाज्मा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। रक्त कोशिका को फिर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। एक हो जाएगा ये जो 45% है, यही आपका सेल का निर्माण होता है। एक 3 प्रकार की पाई जाती है। RBC होता है, ठीक है, WBC होता है, पाया जाता है रक्त कोशिकाओं में, और प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जो जितना भी ये पूरा रक्त का 44% होता है, कौन सा? RBC।
और WBC और प्लेटलेट्स दोनों मिलाकर के 1% होता है, ठीक है। पूरे रक्त में 1% में क्या होता है, WBC और प्लेटलेट्स होता है। ये देखिए दोस्तों, पूरा ब्लड है, ब्लड में क्या है 55% प्लाज्मा है, 1% जो है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और 44% जो है आपका रेड ब्लड सेल यानी कि RBC पाए जाते हैं। तो ये टोटल जो है ब्लड का कंपोनेंट्स है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा में हम लोग ये जानते हैं कि प्लाज्मा जो होता है रक्त का तरल भाग या फ्लूइड पार्ट है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है साफ होता है, स्वच्छ होता है, पीले रंग का होता है, ठीक है। और इसमें निम्न अवयव स्थित होते हैं। कौन कौन सा इसमें अवयव या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है? पानी होता है यानी वाटर होता है, खनिज लवण पाया जाता है प्लाज्मा में, ठीक है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं इसमें? पोषक तत्व पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, और गैसें पाई जाती है। तो प्लाज्मा में कौन कौन सा अवयव पाए जाते हैं उन सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रक्त जो होता है, रक्त का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है और हल्का पीला रंग का होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इसके कंपोनेंट्स या इसके अवयव को हम लोग देखेंगे। किसका? प्लाज्मा का। प्लाज्मा में पानी जो होता है कितना होता है? वाटर जो होता है 90.92% यानी कि 90.92% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा कंपोनेंट्स क्या पाया जाता है? खनिज लवण पाया जाता है, ठीक है, यानी मिनरल सॉल्ट पाया जाता है। मिनरल सॉल्ट में क्या क्या चीज़ होता है? तो क्लोराइड, फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी से मिलकर के खनिज लवण बनता है, ठीक है। तो दूसरा जो होता है खनिज लवण, क्या क्या चीज़ पाया जाता है? जो प्लाज्मा होते हैं उसमें खनिज लवण कौन कौन से पाए जाते हैं? तो क्लोराइड पाए जाते हैं, फास्फेट पाए जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट पाए जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा इसका जो अवयव होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है प्लाज्मा का? प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। प्रोटीन कई प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा प्रोटीन का 7% बनाती है। कितना प्रतिशत बनाती है? तो 7%। प्लाज्मा का 7% क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सा अवयव शामिल होता है? एक एल्बुमिन होता है, दूसरा ग्लोबुलिन होता है और तीसरा फाइब्रिनोजन होता है। तो यही तीन जो होता है क्या कहलाता है? प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। अब तीनों का एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एल्बुमिन जो होता है क्या होता है आपका? प्लाज्मा प्रोटीन का सबसे अधिक भाग बनाती है, जो यकृत से निर्मित होती है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रासरणीय दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को सामान्य बनाए रखना है। इसके माध्यम से उत्तकों में प्रोटीन मिलती है। क्या क्या बोला? पहला तो इन्होंने क्या बोला कि भैया देखिए कि प्लाज्मा में प्रोटीन का सबसे अधिक भाग पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन का सबसे अधिक भाग बनाती है। यह जो होता है एल्बुमिन कहाँ से निर्मित होता है? यकृत से। एल्बुमिन कहाँ से निर्मित होता है? यकृत से। एल्बुमिन का कार्य क्या होता है? प्रासरणीय दाब को सामान्य बनाए रखना, ठीक है। और तीसरा इसमें चौथा उन्होंने बोला उत्तकों को प्रोटीन इसी के माध्यम से मिलती है। किसके माध्यम से? तो एल्बुमिन के माध्यम से उत्तकों को प्रोटीन मिलती है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग ग्लोबुलिन जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन का अवयव है। ये जो होता है प्रोटीन का निर्माण भी यकृत और लिम्फोइड उत्तकों में होता है, ठीक है। ग्लोबुलिन का मुख्य कार्य संक्रामक रोगों से रक्षा करना था। देखिए ग्लोबुलिन जो होता है प्रोटीन का निर्माण भी यकृत और लिम्फोइड उत्तकों से होता है, ठीक है। दूसरा बोला कि ग्लोबुलिन का मुख्य काम क्या होता है? संक्रामक रोगों से रक्षा करना, ठीक है। संक्रामक रोगों से रक्षा करना ग्लोबुलिन का काम होता है। फाइब्रिनोजन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अभी हाल फिलहाल में BPSC में भी एक क्वेश्चन था जो 4 तारीख वाला था। फाइब्रिनोजन जो होता है इसका निर्माण भी यकृत में होता है। फाइब्रिनोजन का भी निर्माण यकृत में होता है। यह रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य होता है। यानी तीनों का संबंध जो होता है यकृत से होता है, लेकिन केवल ग्लोबुलिन का देखिएगा तो लिम्फोसाइट भी उसमें उत्तक शामिल होता है। बाकी आपका एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन दोनों का यकृत से ही होता है, और लेकिन ग्लोबुलिन का निर्माण जो होता है किस में होता है? यकृत और लिम्फोइड उत्तक दोनों में होता है, ठीक है, ग्लोबुलिन का। तो देखिए
फाइब्रिनोजोन का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? फाइब्रिनोजोन होता है। कौन होता है? फाइब्रिनोजोन। बढ़िया आगे हम लोग पोषक तत्व न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन देखिए, भोजन का पाचन हो जाने के पश्चात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं, फिर रक्त प्लाज्मा द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये अवशोषित पदार्थ ऊतकों को पोषण प्रदान करते हैं। बोला जो हम लोग भोजन करते हैं वो उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है और वसा। तो ये बड़े बड़े अणु जब छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तो फिर ये क्या होता है, इन छोटे अणुओं को प्लाज्मा अवशोषित कर लेता है और प्लाज्मा अवशोषित करके ये कहाँ तक पहुँचा, ऊतकों को पोषण देता है। ठीक है, अवशोषित कर ऊतकों को क्या करता है, पोषित करते हैं या पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हार्मोन्स और एंजाइम, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मानव शरीर के लिए, हार्मोन्स और एंजाइम। ठीक है, तो हार्मोन तथा एंजाइम जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं जो रक्त में मिलने के पश्चात रासायनिक क्रियाओं को प्रतिपादित करते हैं। बोला हार्मोन्स और एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। और जब ये हार्मोन्स और एंजाइम रक्त में मिलते हैं तो उसके पश्चात ये क्या करते हैं, रासायनिक क्रियाओं को प्रतिपादित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, सर अब रक्त में भी क्या कई प्रकार के, जब रक्त का पूरा प्रक्रिया संपन्न होता है तो उसमें कई अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, तो यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिक अम्ल होता है यानी यूरिक एसिड होते हैं, अमोनिया होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ रक्त से किडनी में पहुंचते हैं और वहां से मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के यही बोल रहा है कि रक्त जब पूरा रक्त का फॉर्मेशन होता है और बहाव होता है तो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट भी बनते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से अपशिष्ट होते हैं फिर से एक बार देख लीजिए। प्लाज्मा में जो होते हैं यूरिया पाए जाते हैं, क्रिएटिनिन भी पाया जाता है, यूरिक अम्ल भी होता है, अमोनिया होता है। ये सभी अपशिष्ट जो होता है रक्त से किडनी में पहुँचते हैं और फिर वहाँ किडनी में पहुँचने के बाद उसका फिल्ट्रेशन होने के बाद मूत्र द्वारा कहाँ निकाल। तो यही बोल रहे थे कि अमोनिया और आदि अपशिष्ट पदार्थ रक्त से किडनी में पहुंचते हैं और वहां मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के यही याद रखना है कि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, अमोनिया आदि अपशिष्ट पदार्थ रक्त से किडनी में पहुंचते हैं और वहां पर फिल्टरेशन होता है और फिल्टरेशन के बाद वो मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि गैसें भी होती है, तो गैस में क्या क्या चीज़ होता है कंपोजिशन, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, नाइट्रोजन आदि गैसें जो है रक्त प्लाज्मा में मिली होती है। ठीक है, ये सभी गैसें जो होती है किसमें, रक्त प्लाज्मा में मिली हुई होती है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल के बारे में देखेंगे। ब्लड सेल का एक फिगर दिया हुआ है, देखिए ब्लड स्टेम सेल में दो प्रकार के स्टेम सेल का निर्माण होता है। एक तो मेलोइड स्टेम सेल होता है, दूसरा होता है लिम्फोइड स्टेम सेल। ठीक है, अब माइलोइड स्टेम सेल को तीन भाग में बांटते हैं, एक आरबीसी होता है, दूसरा प्लेटलेट्स होता है, तीसरा आपका ग्रैन्युलोसाइट्स होता है। ठीक है, तो तीनों को हम लोग देखेंगे। ये वाला पार्ट देखिए, पहला तो मेलोइड स्टेम सेल में क्या है कि रेड ब्लड सेल है यानी आरबीसी। आरबीसी की आकृति इस प्रकार की होती है। अब देखेंगे हम लोग, उसके बाद दूसरा है आपका जाकर के प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की आकृति ये इस प्रकार की होती है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मेलोब्लास्ट में क्या होता है, मेलोब्लास्ट आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके किसमें, एक मिनट, हाँ, तो क्या होता है मेलोब्लास्ट जो होता है क्या चीज़ में, ग्रेन्युलोसाइट्स में आगे बढ़ता है और ग्रेन्युलोसाइट्स में वो क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। परिवर्तित होने के बाद फिर ये तीन भाग में बढ़ता है। कौन कौन पार्ट में बढ़ता है, इस तीन भाग बनाती है। एक तो इसिनोफिल्स बनाते हैं, दूसरा बेसोफिल्स बनाते हैं और तीसरा न्यूट्रोफिल्स। तो तीन प्रकार के सेल में ये विभाजित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, सब सेल जिसको कह सकते हैं बढ़ जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल जो होता है आगे बढ़ करके लिम्फोब्लास्ट बनाता है। लिम्फोब्लास्ट फिर टूट जाता है तीन पार्ट में। किस किस में लिम्फोब्लास्ट टूटता है, एक बी लिम्फोसाइट, दूसरा आपका टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट, और तीसरा हो जाता है नेचुरल किलर सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, नेचुरल किलर सेल। ये देखिए यहाँ पर नेचुरल किलर सेल है। ठीक है, ये वाला सबसे लास्ट वाला पार्ट। तो ये अब और एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान देना है कि देखिए यहाँ से लेकर के कहाँ से, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और
नेचुरल किलर, ये सभी मिलकर के क्या चीज़ का निर्माण करते हैं? वाइट ब्लड सेल का। क्या चीज़ का? वाइट ब्लड सेल का। तो इसीलिए कभी कभी पूछता है कि वाइट ब्लड सेल का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, वाइट ब्लड सेल का निर्माण दोनों जगह होता है, एक तो अस्थि मज्जा में भी होता है और लिम्फोसाइट में भी होता है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी कन्फ्यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है अस्थि मज्जा को ही मानते हैं जब दोनों रहे। तो यहाँ पर जब अलग अलग कैटेगराइज कर दे, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होगा, तब मारिएगा लिम्फोसाइट या लिम्फोइड ग्लैंड में होता है, ठीक है। लेकिन यही आपका ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पूछे, जैसे कि एस्नोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, तब इन तीनों का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ये अस्थि मज्जा में और ये कहाँ पर? लिम्फोइड में निर्माण होगा। यहाँ से यहाँ तक ये सभी WBC है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? अभी हमने ऊपर फिगर में देखा कि रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो रक्त का 45% भाग होती है। कई बार हमने इसकी चर्चा कर ली है कि रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब लाल रक्त कोशिका यानी लाल रक्त कोशिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स, पहला हो गया लाल रक्त कोशिका, या इसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहलाता है? RBC, इरिथ्रोसाइट्स भी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे। लाल रक्त कोशिका को लोहिका कोशिका भी कहते हैं। कौन सा कोशिका कहते हैं? लोहिका कोशिका भी कहते हैं। लाल रक्त कोशिका की आकृति छोटी होती है, उभयावतल चक्रिकाओं यानी कि किसमें? तो बायकॉन्केव डिस्क के समान होती है। किसके समान होती है? बायकॉन्केव डिस्क के समान होती है। और लाल रक्त कोशिका गहरी लाल रंग की दिखाई देती है। लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कोशिकाओं में श्वसनीय वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास 7.2 तथा मोटाई 2.2 होता है। कुल मिलाकर के यही बोल रहा है कि RBC को क्या कहेंगे? पहला तो इसको लोहिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी आकृति कैसी होती है? छोटी होती है, उभयावतल चक्रिकाओं यानी बायो कनकेव डिस्क के समान होती है। किसके समान होती है? बायो कनकेव डिस्क के समान होती है, ठीक है। दूसरा बोला है कि ये किस रंग का होता है? गहरा लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों? और जो RBC में केंद्रक नहीं होता है। फिर आगे देखेंगे, ये जो होता है श्वसन, इसमें जो होता है कि इसमें RBC में श्वसन अंग वर्णक पाए जाते हैं। वह श्वसन वर्णक क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और RBC का व्यास लगभग कितना होता है? 7.2 तथा मोटाई इसकी 2.2 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप बुक में लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग, अब किस RBC की संख्या अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग होती है। देखिए, पुरुषों में कितनी होती है? वयस्क पुरुषों में 4.4 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। RBC की संख्या जो होती है अलग भिन्न भिन्न आयु वर्ग में भिन्न भिन्न होती है। वयस्क पुरुषों में इसकी संख्या कितनी होती है? 4.4 से लेकर के 5.5 मिलियन पर MMQ, यानी कि 44 लाख से लेकर के कितना? 44 लाख से लेकर के 55 लाख के बीच में होता है, ठीक है, वयस्कों में। और या फिर पुरुषों में कितना? 4.4 लाख से 44 लाख से लेकर के 55 लाख के बीच में होती है। लेकिन स्त्रियों में अगर यही चले तो 40 से 50 लाख के बीच में होती है। RBC स्त्रियों में कितनी होती है? 40 से 50 लाख के बीच में होती है। 40 से 50 लाख क्या? पर MMQ, ठीक है। स्त्रियों में 4 to 5 मिलियन पर MMQ होती है। लेकिन बच्चों में सर्वाधिक RBC की संख्या किसमें पाई जाती है? बच्चों में कितना? 6 to 7 मिलियन पर MMQ होता है। सब सर्वाधिक जो होती है RBC की संख्या किसमें पाई जाती है? बच्चों में। कितना? 6 to 7 मिलियन पर MMQ, यानी 60 से 70 लाख पर मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब देखिए, संगठन RBC के संगठन में क्या क्या चीज़ कंपोजिशन में क्या होता है? 60 से 70% लाल रक्त कोशिकाओं में जो होता है 60 से 70% पानी होता है और 30 से 40% कठोर पदार्थ होते हैं, तथा साथ में हीमोग्लोबिन, फॉस्फोलिपिड, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए, RBC क्या क्या चीज़ इससे मिलकर के बनी होती है? तो सबसे पहले इसमें 60 से 70% क्या होती है? पानी होती है। 30 से 40% कठोर पदार्थ होते हैं और साथ में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ इसमें घुले हुए रहते हैं। RBC का काम क्या होता है भाई? देखिए, RBC कोशिकाओं का निर्माण सबसे पहले देख लेते हैं। RBC कोशिकाओं का निर्माण, तो RBC का निर्माण जो होता है क्रिया में को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। RBC निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा बोन मैरो से होता है। यह अस्थि मज्जा कशेरुक स्टर्नम
पसलिया आदि स्थानों पर जीवन भर पाई जाती है। अस्थि मज्जा के मध्य में स्टेम सेल स्थित होते हैं। जब स्टेम सेल परिपक्व होता है तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। कुल मिलाकर के यही बोला है कि आरबीसी का निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और इसका निर्माण जो है हड्डियों के बीच में स्थित जो अस्थि मज्जा होती है यानी बोन मेरो होता है उसी से होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा कशेरुकुओं में पाई जाती है, स्टर्नम में पाई जाती है। कशेरुकुओं मतलब वटबेयर में, ठीक है। उसके बाद स्टर्नम में और पसलिया, इन सभी स्थानों पर ये जो होती है क्या अस्थि मज्जा जीवन भर पाई जाती है। अगर अस्थि मज्जा के मध्य में क्या होता है स्टेम सेल स्थित होती है, अस्थि मज्जा के बीच में क्या होती है स्टेम सेल स्थित होती है। जब स्टेम सेल क्या होता है परिपक्व होता है यानी मैच्योर हो जाता है तब आरबीसी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का जीवन काल, देखिए कई बार हमने चर्चा किया है कि आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। तत्पश्चात यह स्वयं ही मर जाती है और पुनः बनना प्रारंभ हो जाती है। इसका जीवन काल कितना होता है 120 दिन होता है। ये स्वयं मरती है और फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। चलिए हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। हीमोग्लोबिन देखिए जो रक्त का जो लाल रंग प्रदान करता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ये दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन दो पदार्थ के मिलने से बनता है। एक ग्लोबिन जो 95% होता है और हीम 5%, कितना हीम 5% होता है। हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन दो तत्वों से मिलता है। ग्लोबिन 95% और हीम 5% होता है। अब हीम को फिर हम लोग दो भाग में बांटते हैं। इसमें एक तो होता है प्रोफेरिन होता है 4.6%। हीम जो 5% बनाता है, हीमोग्लोबिन का 5% भाग जो उसमें सम्मिलित होता है उसमें जो है 4.6% क्या होता है प्रेफरिन होता है। और आयरन कितना होता है 0.34%। प्रेफरिन 4.6% और आयरन कितना होता है 0.34% होता है। तो कुल मिलाकर के इसका यही कंपोजिशन होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन हमने कई बार बोला है आरबीसी का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है जिसमें लोह यानी आयरन की पर्याप्त मात्रा होती है। पुरुषों में इसका औसत मान 13.5 से 17.5 यानी 13.5 to 17.5 ग्राम पर डीएल या डेकालीटर तथा स्त्रियों में जो होता है 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। शिशु में इसका औसत मान जो होता है कितना होता है 18 से 23 ग्राम पर डीएल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आरबीसी का लाल रंग कौन प्रदान करता है, तो देखिए हीमोग्लोबिन प्रदान करता है यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है बहुत ही जटिल प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसमें लोहा होता है की मात्रा पर्याप्त होती है। और इसकी मात्रा जो होती है लोह की मात्रा जो होती है पुरुषों में औसत मान का कितना होती है 13.5 से लेकर के 17.5 यानी 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम पर डेकालीटर होती है। तथा स्त्रियों में दूसरा होता है 12 to 16 ग्राम पर डीएल होता है यानी 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। शिशु में इसका सबसे अधिक औसत मान होता है कितना होता है 18 से 23 ग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या चीज़ का निर्माण करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या चीज़ का निर्माण करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ठीक है, फिर से हम बोलते हैं पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है 13.5 से लेकर के 17.5 पर ग्राम डीएल। स्त्रियों में 12 से 16 ग्राम पर डीएल। शिशुओं में कितनी होती है औसत मान 18 से 23 ग्राम पर डीएल होता है। रट लीजिए एकदम इसको। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इतना पॉइंट इसमें याद रखना है। देखिए हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ और कैसे होता है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हम लोग पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है यानी बोन मेरो में होता है। कुछ प्रोटीन जैसे कि हिस्टिडीन, एल्यूसिन, फिनाइल एनाइड आदि हीमोग्लोबिन का निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है हीमोग्लोबिन का निर्माण मेनली बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है। इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं जब निर्माण होता है हीमोग्लोबिन का तो इसमें कुछ प्रोटीन जैसे कि हिस्टिडीन होता है, एल्यूसिन होता है, फिनाइल एनाइड होता है। ये सभी जो होते हैं मिलकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आरबीसी के कार्य क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कई बार बोला था कि आरबीसी के बारे में आगे इसके कार्य क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ आरबीसी ये निम्न प्रकार कार्य करते हैं। आरबीसी क्या क्या काम करता है उसको हम लोग देखेंगे। पहला ये बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक मिनट, हाँ, पहला होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दूसरा आयोनिक बैलेंस, तीसरा एसिड और बेस का बैलेंस, चौथा होता है मेंटेन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। क्या क्या बोल रहे हैं, पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी गैसों का हस्तांतरण। क्या होता है गैसों का हस्तांतरण। ठीक है,
हस्तांतरण। ठीक, दूसरा इसमें हम लोग चलेंगे तो आयनिक बैलेंस, यानी आयन का क्या होता है, संतुलन, आयन का संतुलन। ठीक है, आयन का संतुलन। ठीक है, दूसरा काम आरबीसी, तीसरा काम क्या होता है, एसिड और बेस बैलेंस, मतलब अम्ल और क्षार का संतुलन, अम्ल और क्षार का संतुलन। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा बोल रहा है मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड में जो विस्कोसिटी होती है उसको क्या करना है, मेंटेन रखते हैं। ये सभी काम जो होते हैं आरबीसी के होते हैं। फिर से इस पर इसका फंक्शन देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का हस्तांतरण, आयोनिक बैलेंस यानी कि आयन का संतुलन, एसिड और बेस का बैलेंस यानी अम्ल और क्षार का संतुलन, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, तो किसको मेंटेन रखना, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन रखना, रक्त के विस्कोसिटी को क्या करना, मेंटेन रखना। चलिए अब आरबीसी, हम आरबीसी का काम खत्म। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला सेल जैसे हमने पढ़ा था कि रक्त में जो कोशिकाएं पाई जाती है, रक्त कोशिका, उसमें 3 भाग होते हैं, तो पहला भाग हमने खत्म कर लिया। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका पारदर्शी और रंगहीन कोशिकाएं होती है। श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी का आकार आरबीसी से बड़ा होता है। श्वेत रक्त कणिका का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी से बड़ा होता है, लेकिन ये संख्या में कम होती है। इनके कोशिका द्रव्य में केंद्रक पाया जाता है। देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या कहलाता है, पहला तो ल्यूकोसाइट कहलाता है। दूसरा कैसा इसका आकार प्रकार कैसा होता है, तो पहले तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, दूसरा ये रंगहीन होता है, और इसका आकार कैसा होता है, आरबीसी से बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट है, आरबीसी से बड़ा होता है, और संख्या में आरबीसी से कम होता है, लेकिन इसके कोशिका द्रव केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि आरबीसी का आकार छोटा होता है जबकि डब्ल्यूबीसी का आकार बड़ा होगा उससे। ठीक है, संख्या में आरबीसी अधिक होती है, कितनी होती है, अगर एक वयस्क पुरुष में देखा जाए तो 44 से कितना 55 लाख के बीच होता था। वहीं बच्चों में कितनी पाई जाती थी, तो 60 से 70 लाख के बीच में पाई जाती थी, और महिलाओं में 40 से 50 लाख के बीच पाई जाती थी। लेकिन यहाँ डब्ल्यूबीसी की संख्या बोल रहा है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बोल रहा है कि आरबीसी से कम होगा। इनमें कोशिका द्रव में केंद्रक पाया जाता है। देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में कोशिका द्रव में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, चलिए नॉर्मल काउंट अगर हम लोग बोले तो कितना होता है इसमें, नॉर्मली जो होता है एक मनुष्य में कितना होता है आपका डब्ल्यूबीसी, 4,000 से लेकर के 11,000 पर MM³ होता है। नॉर्मल काउंट अगर नॉर्मल देखा जाए तो कितनी संख्या होती है इसकी, 4,000 से लेकर के 11,000 प्रति MM³ इसकी संख्या होती है। अब डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे यानी वर्गीकरण करेंगे, इसको विभिन्न प्रकार में बांटेंगे। तो डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में पहले विभाजित किया जाता है। ये 2 भाग पुनः विभाजित हो जाते हैं, पुनः ये 2 भाग को 5 भाग में विभाजित करेंगे, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी का हमने एक बार चर्चा भी किया था इससे पहले वाले चैप्टर में, कि डब्ल्यूबीसी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। उसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब यही वक्त आ गया है कि चर्चा करें इसके बारे में हम लोग। चलिए डब्ल्यूबीसी को पहले तो 2 भागों में विभाजित किया गया, ये 2 भाग पुनः विभाजित हो जाते हैं। अभी ऊपर भी हमने देखा था 5 प्रकार के थे। अब देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार में बांटेंगे। पहला कणिका में, जिसको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, दूसरा अकणिकामय यानी एग्रोन्युलोसाइट्स कहा जाता है। 2 भाग में बांट दिए, कणिकामय और अकणिकामय, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स में बांटेंगे। अब देखिए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं को 3 भाग में बांटते हैं, न्यूट्रोफिल्स में बढ़ जाता है, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स किसका, कणिकामय को या ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 भाग में बांटते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में। फिर अकणिकामय को 2 भाग में बांटा जाता है, एक लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। अब यही लिम्फोसाइट को फिर हम बांटेंगे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में। ठीक है, आगे देखिए ये लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। यही टी लिम्फोसाइट के कारण क्या होती है कि एड्स रोग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए कणिका में श्वेत रक्त यानी ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में अभी हमने देखा। तो कणिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं या ग्रेनुलोसाइट्स, इन्हें ग्रेनुलोसाइट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन कोशिकाओं में के कोशिका द्रव्य में दाने
पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 निम्न प्रकार की होती है। बोल रहा है कि कनिका में श्वेत रक्त कोशिकाओं को ग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रेनुलोसाइट इसलिए कहा जाता है कनिकामय को, क्योंकि इन कोशिकाओं में के कोशिका द्रव में दाने पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दाने पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं, कनिका में श्वेत रक्त कोशिकाओं को ग्रेनुलोसाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दाने पाए जाते हैं। और फिर इसको हम लोग कितने भाग में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन है? एक तो न्यूट्रोफिल्स, अभी हमने देखा था, दूसरा यूसिनोफिल्स और तीसरा बेसोफिल्स, फिगर में हमने देखा हुआ है। चलिए, न्यूट्रोफिल्स जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 2000 से 8000 mm³ के बीच होती है। इनका मुख्य कार्य होता है भक्षण क्रिया, यानी फेगोसाइटोसिस करना होता है। ठीक है, देखिए हमने बोला तो ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, पहला न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या कितनी होती है? 2000 से 8000 mm³ होती है, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भक्षण क्रिया करना, यानी फेगोसाइट्स करना होता है। ठीक है, दूसरा है यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स की संख्या कितनी होती है? यूसिनोफिल्स की संख्या जो होती है 100 से 600 के बीच में होती है। कितनी होती है? यूसिनोफिल्स की संख्या 100 से 600 mm³ होती है। ये जो होता है एलर्जी की अवस्था में ये उत्तेजित हो जाते हैं। यूसिनोफिल्स किस अवस्था में उत्तेजित हो जाते हैं? एलर्जी की अवस्था में उत्तेजित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये सभी चीज़ें। बेसोफिल्स की संख्या कितनी? अब देखिए तीसरा हो गया बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की संख्या 200 mm³ होती है, और बेसोफिल्स का कार्य क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी में भाग लेना। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या करना? इनका काम होता है बेसोफिल्स का भाग लेना। इसकी संख्या 200 mm³ होती है। आगे बढ़ेंगे। अब अकनिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं, अब इसके बारे में सेकंड टाइप्स ऑफ, फिर उसको सब टाइप्स में बांटेंगे। देखिए, अकनिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी एग्रोन्यूलोसाइट्स। अब बोल रहा है कि एग्रोन्यूलोसाइट्स इसको क्यों कहते हैं? इनके कोशिका द्रव में किसी भी प्रकार के दाना या कनिका जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे अकनिका में कोशिकाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। देखिए, अकनिका में श्वेत रक्त कोशिकाओं को एग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकनिका में श्वेत रक्त कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार के दाने या कनिका जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे अकनिका में कोशिकाएं कहते हैं। अब इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की संख्या कितनी होती है? 1600 से लेकर के 2700 पर mm³ होती है। कितनी संख्या होती है? 1600 से लेकर के 2700 पर mm³ होती है, और इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना। लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रदान करना। बार बार बोल रहे हैं कि लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रदान करना। अगर लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है तो व्यक्ति क्या होता है? संक्रमित होता है, किसी भी प्रकार का संक्रमण तुरंत उनको पकड़ता है, बीमार पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं लिम्फोसाइट की संख्या कम होने पर होती है। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये भी ग्रेनुलोसाइट्स का भाग है, तो इसकी संख्या 400 से 800 पर mm³ होती है। मोनोसाइट्स की संख्या 400 से 800 mm/³ होती है, और मोनोसाइट्स का कार्य होता है उत्तकों की मरम्मत करना और भक्षण क्रिया करना। देखिए, लिम्फोसाइट्स का हमने पढ़ा कि इसका काम होता है क्या? प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक है, 1600 से 2700 पर mm³ इसकी संख्या होती है, लेकिन मोनोसाइट्स का काम क्या होता है? पहले तो इसकी संख्या 400 से 800 mm³ होती है मोनोसाइट्स में। ठीक है, पर mm³, और मोनोसाइट्स का काम होता है उत्तकों की मरम्मत करना तथा भक्षण क्रिया करना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कल हम लोग यहाँ से देखेंगे WBC के कार्य, श्वेत रक्त कनिकाएं, प्लेटलेट्स के बारे में, स्कंदन, ये सारी चीज़ें कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, कौन कौन सा संरचना होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर कल ही हम लोग कोशिश करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्लड ग्रुप बनता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, फिर किसको मिलने से कैसे मतलब दो, जैसे कि अगर पिता हो एक ब्लड ग्रुप का है, माता बी ग्रुप का हो, तो कौन सा बच्चे में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। तो ये सभी चीज़ें, किस प्रकार के एंटीजन होते हैं, किस प्रकार के नहीं होते हैं, RH कारक और इसके कार्य, सभी कल हम ख़त्म करेंगे इस नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज का दोस्तों आज का जो क्लास है यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन की कल शाम में इसी टाइम में फिर से हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को, गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।